मुझे ये बताइए कि अभी मैं सुप्रिया जी को सुन रहा था इस रिपोर्ट में, वो कह रही थी कि ये जो प्रक्रिया है एसआईआर की प्रक्रिया, ये वोट चोरी का सबसे सशक्त माध्यम है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि एक जरूरी प्रक्रिया वोट चोरी के लिए कराई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी के लिए इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है? अनुराग जी, सबसे पहले तो आपको, दर्शकों को और मेरे जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबको मेरा नमस्कार जी। देखिए, वोट चोरी बड़ा गहन अब इस पे जब चर्चा करने जाएंगे तो ये एक बड़ा डीप एक प्रॉब्लम है इस समय देश में जो चल रही है। और जो घुसपैठिए हैं, वो घुसपैठिए तो केवल एक बहाना है। अच्छा, करना क्या है भारतीय जनता पार्टी को और देश के चुनाव आयोग को कि जो बाबा साहिब का संविधान है इस पे हमला करना है, इसको बदलना है और जिन गरीबों को, मजलूमों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को यह संविधान बचा के रखता है, जिसके संरक्षण में, जिस संविधान के संरक्षण में वो चल रहे हैं, इस देश में जी रहे हैं, उनको वोट चोरी से उनका वोट काटना। अच्छा ईशान भाई, आपको माफी के साथ रोककर बस इतना पूछना चाहता हूं कि ये वही संविधान आप दिखा रहे हैं ना जिसके तहत वक्फ कानून बना था, जिसे आपने कहा था बिहार में आपकी सरकार बन गई तो आप फाड़ करके डस्टबिन में फेंक देंगे, ये वही संविधान है ना? हमने वक्फ कानून की बात की थी। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं। और संविधान सम्मत कानून है। सवाल वो यही, आपने शुरू में एक मुझसे सवाल पूछा था। एक मिनट, आपने शुरू में मुझसे अनुराग जी एक सवाल पूछा था कि मैं क्या रिसर्च कर रहा था। हाँ। मेरा आपसे एक सवाल है, विपक्ष के तौर पे होते हुए, मतलब विपक्ष के प्रवक्ता के तौर पे होते हुए, मैं ये कहता हूं कि देश से घुसपैठियों को निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। लेकिन 2014 से, जब 2014 में 5 दिसंबर 2014 को मोरा आर्मी जो कैंप था हमारा उरी में, उस पे हमला हो जाता है और 11 जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद 4 जून 2015 को मणिपुर में आर्मी के कन्वॉय पे हमला हो जाता है, 18 जवान शहीद हो जाते हैं। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में एयरफोर्स के बेस कैंप पे हमला हो जाता है और उसमें 7 जवान शहीद हो जाते हैं। उरी में अटैक होता है 18 सितंबर 2016 को, 19 जवान शहीद हो जाते हैं। अमरनाथ यात्रा में 7 श्रद्धालु शहीद हो जाते हैं 10 जुलाई 2017 को, जब उनकी बस पे हमला किया जाता है। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हमला होता है, वहां पे 400 किलो आरडीएक्स आता है देश की सीमा में घुसपैठियों के द्वारा, और उसके बाद 40 जवान वहां पे शहीद हो जाते हैं। वो वाले आंकड़े हैं जो हाफिज सईद और 2025 को इसी साल, ईशान भाई ये वो वाले आंकड़े हैं आपके पास जो मसूद अजहर के पास होंगे कि नहीं है, जो हाफिज सईद के पास होंगे, जो हमारी सेना के आंकड़े हैं, उनके शौर्य के आंकड़े हैं, वो भी तो बता दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक के आंकड़े भी तो बता दीजिए, एयर स्ट्राइक के आंकड़े भी तो बता दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के आंकड़े भी तो बता दीजिए। मैं तो गृह मंत्रालय के आंकड़े पढ़ रहा हूं। अगर आपको उसमें मसूद अजहर के आंकड़े दिख रहे हैं तो बात अलग है। मैं तो गृह मंत्रालय के आंकड़े पढ़ रहा हूं। पहलगाम में 26 माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ गया और वो घुसपैठिए कहां से आए आज तक नहीं पता चला। और अभी दिल्ली में लाल किले पे हमला हो गया, एक ब्लास्ट हो गया, 14-15 लोग वहां पे भी मर गए। देश की आंतरिक सुरक्षाओं में जो एक घुसपैठिए घुस के आ रहे हैं, उसकी जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? देश के गृह मंत्रालय की है कि नहीं है? देश के गृह मंत्री अमित शाह की है कि नहीं है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि नहीं है? अब आइए दूसरी बात पे। एक मिनट, एक बात ये लोग बोलते हैं कि देश में रोहिंग्या घुस के आ गए। एक मिनट, देश में रोहिंग्या घुस के आ गए, रोहिंग्या बॉर्डर पे से उड़ के तो नहीं आए हैं। रोहिंग्या अगर आए हैं तो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। बीएसएफ जो हमारी बॉर्डर कैसे क्रॉस हुआ है ये अमित शाह संसद में बता चुके हैं। ईशान भाई ये संसद में बता चुके हैं। 50 रिवेरियन बॉर्डर है हमारा, पश्चिम बंगाल का रिवेरियन बॉर्डर है, नदी का इलाका है। इसमें आप हमारे बीएसएफ को दोष नहीं दे सकते। इसमें आप बीएसएफ को दोष नहीं दे सकते ईशान भाई। मैं दोष नहीं दे रहा किसी को वो, लेकिन बीएसएफ अगर 50 किलोमीटर तक देश की सीमाओं की रक्षा करती है, ठीक है, तो वो कैसे घुस रहे हैं ये सरकार को देखना चाहिए। चलिए, देखना नहीं, मैं तो जवाब मांगूंगा इस पर। बन रहे हैं, बहुत गंभीर सवाल ईशान त्यागी उठा रहे हैं। अगर उनके आधार कार्ड बन रहे हैं, जी बिल्कुल सही बात है, तो कौन मना रहा है? ये सवाल मैं भी उठा चुका हूं। बिल्कुल ठीक बात है।